नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हैं और इस सामाजिक विज्ञान को एक बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो शुरुआत में ही मैं ये आप लोगों से को सुझाव दूंगा कि ये 70 टॉपिक्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 70 टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जब जाते जाते कभी कभी ऐसा होता है हम उन टॉपिक्स को कवर ही नहीं कर पाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। और साथ ही साथ इस चीज को याद रखना कि जो भी मैं बताता हूँ वो पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है, तो पहले बात करूँ तो इतिहास, भारत और समकालीन विश्व के बारे में। तो चैप्टर 1 हमारा आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हुआ था इसमें, मैं छोटा सा बता देता हूँ। इसने राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति दी और पितृभूमि या नागरिक जैसे विचारों को सामूहिक पहचान दी। पितृभूमि मतलब पिता की भूमि, जो होगी पुत्र की भूमि मानी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, अब इसकी 1789 के बाद ऐसा होने लगा। ठीक है, नागरिकों के लिए अधिकार बनाए गए। यहीं पर एक टॉपिक और मिलेगा आपको, नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी में आई थी। प्रशासनिक सुधार किए गए जिसमें जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे और कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई थी। ये नेपोलियन संगठन के मुख्य पॉइंट है। ठीक है, वियना संधि आई थी 1815 में। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियों ने पुरानी राजशाही को बहाल करने और फ्रांस की सीमाओं पर नियंत्रण के लिए समझौता किया। ठीक, क्या क्या समझौता किया था? वियना संधि। ठीक है, 1815 में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण से टॉपिक है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1866 से 1871 तक चला था। पूरे 6 साल में इनका एकीकरण हुआ। ऑटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से 7 वर्षों में 3 युद्ध जीतकर पूर्ण किए गए। कितने वर्ष? 7 वर्षों में 3 युद्ध। किसके नेतृत्व में? ऑटो वान बिस्मार्क के। ठीक है, और इनका मतलब नीति क्या थी? रक्त और लौह की। इटली का एकीकरण भी पूछा जा सकता है, जिससे मेस्सिनी, काबूर और गैरीबाल्डी के प्रयासों से संभव हुआ, जो कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब कि ये तो पहले चैप्टर से टॉपिक हो गए। अध्याय 2 से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो मैं उस पर विचार करता हूँ। जैसे अध्याय 2 से सत्याग्रह का विचार पूछा जा सकता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय का विरोध करने का यह नया तरीका अपनाया था, ये पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। एक ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट मतलब के विरोध में ही हो रहा था ये, और जब रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था तो उन्होंने गोलियां चलवा दी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1920 से 22 के बीच में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी शासन के साथ सहयोग न करने का गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसको उन्होंने माना। 1930 में जो था, 1930 में साबरमती और दांडी की यात्रा कर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे दी। पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, जो कि 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जगह आरक्षण के मुद्दे पर समझौता हुआ था। ठीक, किस पर? आरक्षण के मुद्दे पर समझौता हुआ था। अध्याय 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगर सिल्क मार्ग के बारे में बात करूं तो सिल्क मार्ग आप लोग जानते हैं, प्राचीन व्यापारिक मार्ग जिसने एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा और व्यापार व सांस्कृतिक का आदान प्रदान किया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल वो व्यापार करने आता है। यहाँ के लोगों से मिलता है, यहाँ की संस्कृति से मिलता है, यहाँ के विचारों से मिलता है, यहाँ के वेदों से मिला था। ठीक है, तो वो सारी चीजें साथ जाती हैं। रीडर पेस्ट क्या है? 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली पशुओं की बीमारी थी, जिसने यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को नष्ट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नहीं, टॉपिक नंबर महामंदी 1929। अमेरिका के शेयर बाजार गिरने से शुरू हुई और विश्वव्यापी मंदी, जिससे भारत और कृषि निर्यात और किसानों को भारी नुकसान हुआ। क्वेश्चन आगे बढ़े और आगे क्या है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता बनी रहे और विश्व बैंक ही आज भी नंबर 1 पे मानी जाती है। मजदूरों के बारे में टॉपिक्स अगर क्वेश्चन में कहूँ तो गिरमिटिया मजदूर क्या है? एक निश्चित अनुबंध के तहत बंधुआ मजदूरी करने के लिए भारत से फिजी, गयाना गयाना और वेस्ट इंडीज में भेजे गए लोग। ठीक है, हालांकि अब ये गिरमिटिया मजदूर का कल्चर समाप्त कर दिया गया है। औद्योगिकीकरण का युग क्या है? कारखानों के आने से पहले का वह दौर जहां ग्रामीण इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर उत्पादन होता था। ठीक है, और तब ना तो प्रदूषण था ना तो कुछ था। मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा, तब जो था भले ही हाँ हमारा प्रोडक्शन कम था बट सुकून बहुत था।
गुमस्ता बुनकर के पर नियंत्रण रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी इसे गुमास्ता बोलते थे। जैसे आज सुपरवाइजर इंचार्ज हो गए, ये सारी चीजें होती, ठीक है। फ्लाइंग शटल क्या है? एक यांत्रिक उपकरण जिसने बुनाई और गति बढ़ा दी और बुनकरों को बड़ी मशीनें चलाने की मदद की। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े? हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। नई मशीनों व कारखानों ने उत्पादन की प्रक्रिया बदल दी, ठीक है। खंड का यहाँ से भूगोल शुरू हो जाएगा। भूगोल क्या है? संसाधन और विकास, संसाधनों का वर्गीकरण का टॉपिक पूछा जा सकता है। उत्पत्ति, समाप्यता और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का बंटवारा हुआ, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा और भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों का ख्याल रखे, सतत पोषती हो गए। भारत में मृदा के प्रकार मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, का लाल पीली मृदा पाई जाती है, लेटरेटी और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। इनकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण, मिट्टी के कटाव के कारण उसे रोकने का उपाय जैसे सीढ़ीदार खेती और रक्षक मेखला बनाना, जाहिर सी बात है। यहाँ से वन जीव मतलब वन्य जीव संसाधन जातियों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। जातियों का वर्गीकरण जैसे INCU, आई कहाँ, जातियों का वर्गीकरण, ठीक है। हाँ, IUCN के बारे में पूछा जा सकता है, के अनुसार सामान्य संकट का सुभेद्य और दुर्लभ जातियां कौन कौन सी है। वन्य जीव संरक्षण में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या था? 1972 कुछ मुख्य पॉइंट लिखो, सारी चीजें पूछी जा सकती है। वनों के प्रकार में पूछे जा सकते हैं, जैसे आरक्षित कौन से, संरक्षित कौन से, अवरोधित कौन से, वनों के बीच अंतर क्या है, इन वनों के बीच में क्या अंतर है, जैसे आरक्षित और असंरक्षित के बीच में क्या अच्छा अंतर है, तो इनको आपको बताना होगा। जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे बांधों के लाभ सिंचाई और बिजली के लिए होते हैं, उनसे नुकसान क्या है, विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण में पूछा जा सकता है, जैसे छत जल संचयन और ग्रामीण इलाकों में जल जमा करने की पारंपरिक विद्या, जैसे पुल या पुल कुआं, ठीक है। कृषि से अगर मैं कृषि चैप्टर से बात करूं तो कृषि चैप्टर से आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह, गहन जीविका और वाणिज्यिक कृषि पूछी जा सकती है, ठीक है। शस्य प्रारूप यानी फार्मिंग सेशन क्या है? रबी फसल कौन सी, खरीफ फसलें कौन सी, जायद फसलें कौन सी, कब फसलों के समय और उदाहरण के रूप में लिखना होगा। मुख्य फसलों में चावल, गेहूं, गन्ना और चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा जैसे तापमान और वर्षा क्या होनी चाहिए, चीजें आपको बतानी होंगी। खनिज और ऊर्जा संसाधन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? खनिज और ऊर्जा संसाधन से जैसे खनिजों के सीमित भंडार और उनके सतत उपयोग की आवश्यकता। ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो परंपरागत और गैर परंपरागत जैसे सौर, पवन, बायोगैस ऊर्जा की तुलना करना होगा कि क्या क्या चीजें बदल सकती है। सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और समय अगर मैं सिंपली यहाँ पर कहूँ तो इससे इंपॉर्टेंट आप लोग को मुझे नहीं लगता है। बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। सत्ता के बंटवारे के अलग अलग तरीकों और उनके परिणाम देख लीजिएगा। सत्ता के साझेदारी के रूप जैसे हमारे यहाँ कैसा चलता है, क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ऊर्ध्वाधर में केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है। संघवाद में क्या है? संघवाद की विशेषता है दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में विकेंद्रीकरण, 1992 का संविधान संशोधन के स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगर पालिका को सक्रिय देना। जात, धर्म और लैंगिक मसले जैसे नारीवाद, महिलाओं के अधिकार और समान अवसरों के लिए आंदोलन, सांप्रदायिकता, राजनीति और धर्म का इस्तेमाल और इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। राजनीति की भूमिका और चुनाव में इसका प्रभाव, जातिवाद राजनीति की भूमिका और चुनाव में इसका प्रभाव पूछा जाएगा। अच्छा, दलों की आवश्यकता क्या होती है? मैं सिंपली आपको बता दूं, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों के कार्य चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय दल, मान्यता के आधार पर भारत की मुख्य दलों के उदाहरण भी आप लोग देख लीजिए, कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी, सारी चीजें। विकास क्या है? विकास के लक्षण क्या है? तो अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग मायने हैं, जैसे किसान के लिए सिंचाई और छात्र के लिए शिक्षा है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास का पैमाना बनाया जाता है। जनगणना चल रही थी, ये सारे पैमाने फिर से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो मैं सिंपली आप लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों, छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। मनरेगा, काम के अधिकार की गारंटी देने वाला सरकारी योजना। मुद्रा और साख से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, जैसे करेंसी है, सिक्के हैं और बैंकनी छेप, चेक वगैरह। साख की शर्तें क्या थी कि ब्याज दर, समर्थन ऋणाधार और दस्तावेज कंफर्म होने चाहिए।
स्वयं सहायता समूह जो कि अभी चला था, गरीबों की मदद के लिए बचत और ऋण का छोटा समूह। अध्याय 4 के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक से क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसे एमएनसी कहा जाता है, एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करने वाली कंपनियां एमएनसी कंपनियां कहलाती है। ठीक है। वैश्वीकरण के प्रभाव, उपभोक्ताओं को लाभ, विदेशी निवेश में वृद्धि और छोटे उत्पादों के सामने चुनौतियां। अध्याय 5 है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार के बारे में सिंपली आपको बताऊं कि उपभोक्ता अधिकार क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। मिलावट और कम तेल और गलत जानकारी के लिए ग्राहकों को धोखा देना, ये एक हो गया। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कोपरा जिसे कहा जाता है, तो ग्राहक को मिले कानूनी अधिकार और शिकायत करने का तरीका, आरटीआई वगैरह आप जानते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। किसी और चैप्टर, किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों को समझ आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।